ओके, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। अभी तक लास्ट क्लास में जो हमारी विंटर वेकेशन से पहले हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि नॉर्मल पाइथन के प्रोग्राम प्रिंट स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट अगर मुझे लेना है तो इनपुट स्टेटमेंट मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और यूज़र से इनपुट लेके उसमें एडिशन वगैरह मैंने करके आप लोगों को दिखाया था। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास तक कि पाइथन के अंदर किस किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो भी हम पाइथन के कोड के अंदर लाइंस लिखते हैं ना, उनको स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो हम पाइथन के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो लाइंस लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो हम किस किस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर तीन टाइप की होती है हमारे पास। एक होती है एम्प्टी स्टेटमेंट, एक होती है सिंपल स्टेटमेंट, एक होती है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपल क्या होती है और कंपाउंड क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट की। तो जैसा कि इसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, एम्प्टी का मतलब समथिंग विच इज़ ब्लैंक, जो प्रेजेंट नहीं है या जो खाली है उसको बोलते हैं हम एम्प्टी स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि हमें प्रोग्राम के अंदर मान लो कोई एक कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से मुझे कुछ भी रन नहीं करना है। ठीक है। तो उस केस में मैं एम्प्टी स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। उसमें क्या होगा कि जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, रन होगी, तो उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम यूज़ करते हैं कीवर्ड जिसका नाम है पास। ठीक है। तो पास वाले जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट होती हैं। तो जब मैं उसको रन करूँगा, तो जैसे ही ये पास वाला कीवर्ड जो है ये रन होगा, तो पास के बाद जो भी कुछ लिखा होगा वो एक तरीके से आपका रन नहीं होगा, आपका उसका आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आएगा। एक तरीके से हम उसको पास कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को बोलते हैं हम एम्प्टी स्टेटमेंट्स। जनरली इसका यूज़ कहीं पे होता नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो कोई ना कोई आउटपुट लेके आने के लिए लिखेंगे। तो एम्प्टी स्टेटमेंट्स जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप पास कीवर्ड की हेल्प से एम्प्टी स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं जिनका आउटपुट नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स। तो जो भी नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमने एग्जांपल भी देखा था अभी तक, कि मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, उसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। ये नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है। तो हमने अभी तक जो भी एग्जांपल देखे हैं पाइथन के, जो भी मैंने आपको प्रोग्राम बना के दिखाए हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे मेरी सिंपल स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरी कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इसके अंदर एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स का हम लोग क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है। जनरली हम लोग या तो इसको किसी फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे कि जो फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा हम लूप्स लूप्स का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। उसमें होगा क्या, जैसे आपको यहाँ पे येलो में दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड स्टेटमेंट का एक हेडर होगा। ठीक है। कोई नाम यहाँ पे लिखा होगा और उसके नीचे बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ दो ही स्टेटमेंट दिख रही हैं आपको, येलो वाली जो लाइन है उसके नीचे दो ही स्टेटमेंट आपको दिख रही है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक साथ लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखूंगा, जो आपको येलो में दिख रहा है, लास्ट में उसमें कॉलन लगता है। ठीक है। और जैसे ही आप कॉलन लगा के एंटर मारोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, देखिए जो ये लाइन लिखी हुई है, इंडेंटेड अंडरस्कोर बॉडी, तो ये वाली जो लाइन है इससे पहले आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा। ऐसे ही जो लास्ट लाइन है सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट, इससे पहले भी आपको एक स्पेस दिख रहा होगा।
इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, तो आपको ये स्पेस खुद से स्पेस बार प्रेस करके ये स्पेस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे ही आप सेमी कॉलन लगा के एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी छोटा सा जो प्रोग्राम दिखाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, तो उसमें आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी बताया है कॉलन के बारे में, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट के फ्लो की। फ्लो का मतलब होता है कि किस मैनर में आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। मैनर का मतलब क्या होता है कि जैसे जनरली क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में हमने लिखी होती है स्टेटमेंट्स, वो उसी सीक्वेंस में रन होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने 10 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो पहले पहली स्टेटमेंट रन होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो जो स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस में रन होती हैं, ठीक है, तो वो आती है मेरी पहले टाइप के अंदर। मतलब मेरी जो फ्लो है वो सीक्वेंस होगा। सेकंड होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होता है वो कंडीशन बेस्ड होता है। कंडीशन बेस्ड होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो मेरी ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होगी। ठीक है, तो सिलेक्शन के ऊपर बेस जो मेरा कंडीशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मेरी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी। राइट, तो वो आती है मेरी सिलेक्शन के अंदर। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी। लास्ट है मेरी इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट्स को मुझे बार बार रन करना है, एक लूप के अंदर रन करना है। ठीक है, तो वो मेरी आती है इटरेशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपना नेम प्रिंट करना है 1000 टाइम्स। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि मेरे पास प्रिंट के थ्रू मैं कोई भी चीज़ अपना आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एक ही बार रन होगी और वो एक ही आउटपुट देगी मुझे। तो अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट में अपना नाम प्रिंट कर दिया तो वो एक ही बार प्रिंट होगा। और मैंने आपको बोला है कि आपको 1000 टाइम प्रिंट करना है, तो या तो आप प्रिंट स्टेटमेंट को 1000 टाइम्स लिखो, या फिर मैं क्या करूँगा कि एक लूप के अंदर उस स्टेटमेंट को डाल दूंगा प्रिंट वाली को, और वो लूप 1000 टाइम्स रन हो जाएगा। ठीक, खुद लूप क्या होता है? लूप वो स्टेटमेंट होती है जो खुद को रिपीट करती है बार बार। ठीक है, और जैसे ही वो हम लूप के अंदर भी एक कंडीशन डालते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहती है लूप चलता रहता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हमने अभी तक देखा है इसके बेस पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इससे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल जो है मेरी सीक्वेंस फ्लो का। जैसे मैंने लिया a इक्वल टू, मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, एंटर योर एज। और आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रिंग का जो है वो इनपुट लेती है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेती है। लेकिन एज जो होगी वो मेरा एक नंबर होगी, इसलिए मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैंने इसको इंट में कन्वर्ट करके ए के अंदर सेव कर लिया, और फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए। मतलब मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, जो भी वो एज इनपुट देगा, और जस्ट इसको प्रिंट कर दिया। ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है इसके अंदर। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो यूज़र जो पाइथन है वो मुझसे इनपुट मांग रहा है, एंटर योर एज। मान लो मैंने डाल दिया 25, तो जो भी मैंने इनपुट दिया था वो एज इट इज़ आउटपुट आ गया। तो ये जो मेरा अभी मैंने रन किया है, ये मेरी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और ये एक सीक्वेंस में रन हो रही हैं। तो ये मेरा पहले वाला जो फ्लो कंट्रोल का था सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस में रन होगी। पहले पहली स्टेटमेंट रन होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दूसरे का मैं एग्जांपल देखूं, सिलेक्शन। अब देखो, मैं इसको ऐसे प्रिंट नहीं करता हूं। मान लो मैंने यूज़र से इनपुट लिया एज। ठीक है, तो यूज़र जो भी एज मुझे इनपुट देगा उसके बेसिस पे मुझे प्रिंट करना है कि वो अडल्ट है या नहीं है। तो अडल्ट का क्या होगा कि अगर किसी की एज
18+ है तो वो अडल्ट होता है, अगर किसी की एज 18 से कम है तो वो अडल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़। मैं लिखूंगा इफ़, स्पेस दूंगा, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा कंडीशन, जो भी मुझे कंडीशन चेक करनी है, राइट। मुझे चेक करना है कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, क्योंकि 18 वाला भी मेरा अडल्ट होता है और 18 से ऊपर भी अडल्ट होता है। तो मैंने लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही होगी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ए के अंदर जो भी मैं इनपुट दूंगा अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, और लास्ट में मैं लगाता हूँ कॉलन, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जो स्लाइड्स थी उसमें दिखाता हूँ। पहले ये देखो, जो हमने अभी देखा था कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें यहाँ पे एक हेडर होता है, उसके लास्ट में कॉलन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये मेरा पूरा हेडर है एक, और लास्ट में मैंने इसमें कॉलन लगा दिया, राइट। और जैसे ही मैं इसमें एंटर मारूंगा, देखो ऑटोमेटिकली एक स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट हो गया है। अगर आप इस स्पेस को हटा दोगे, बैक कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जो नीचे स्टेटमेंट लिखूंगा वो इफ के अंदर नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो स्पेस होता है वो इसलिए होता है कि वो ये बताता है कि नीचे वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस कंटेनर के अंदर है। क्योंकि मुझे इफ के अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये स्पेस चाहिए। मैं करता हूं प्रिंट अडल्ट, ठीक है, कि अगर अगर जो मैं इनपुट दूंगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो मैं प्रिंट कर दूंगा अडल्ट, ठीक है। देखो कंडीशंस दो होती हैं, या तो एज 18 या उससे बड़ी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने एक कंडीशन ले ली कि 18 या उससे बड़ी वाली को प्रिंट कर दूंगा अडल्ट। अब उससे नीचे वाली कोई भी एज हो तो उसके लिए होता है एल्स, इफ एल्स, अगर ये वरना ये। तो इफ का मतलब कि अगर, एल्स का मतलब वरना ये। तो एल्स के बाद भी मैं कॉलन लगाऊंगा और एंटर मारूंगा, तो इसमें भी ऑटोमेटिकली स्पेस आ गया मेरे पास। प्रिंट नॉट नॉट अ अडल्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं। यूजर ने पूछा एज कितनी है, मैंने डाल दिया मान लो 23, प्रिंट कर दिया अडल्ट। वापस से इसको रन करता हूं मैं। यूजर ने एज कितनी है मैंने डाल दिया मान लो 15, प्रिंट कर दिया नॉट अ अडल्ट, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो हमेशा रन होगी, ठीक है, इससे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। इसके बाद ये कंडीशन भी चेक होगी, राइट। अब ये कंडीशन अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो प्रिंट स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई है, इन दो प्रिंट स्टेटमेंट्स में से एक ही प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम, हमारा सेकंड टाइप का जो था वो सिलेक्शन, सिलेक्शन वाली स्टेटमेंट्स, कि मैं मेरी कंडीशन के बेस पे सेलेक्ट होगा कि कौन सी स्टेटमेंट रन होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ठीक है। इटरेशन, इटरेशन जो होती है मैंने आपको बताया कि वो लूप वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। वो क्या होती है, लूप वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मैं अगर इसको हटा के मान लो, जैसे मैंने आपसे आपको बोला था कि आपको अपना नेम 1000 टाइम प्रिंट करना है, तो मैं 1000 ना लिख के मान लो 20 ले लेता हूँ, ठीक है। सो दैट मेरी आउटपुट स्क्रीन पे वो पूरा दिख जाए आपको। 1000 तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे इसको स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। वो एक ही बात है, आप 20 की जगह 1000 लिख लोगे तो 1000 टाइम रन हो जाएगा। तो इटरेशन के लिए जब मुझे किसी स्टेटमेंट को बार बार रन करना है तो मैं उस स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखता हूँ, मैं उस स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल देता हूँ।
और लूप मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो मैं लिख सकता हूँ फोर की हेल्प से। लूप मेरा होता है फोर, ठीक है। इसके बाद मैं लूंगा एक वेरिएबल फॉर बी, कोई भी एक वेरिएबल इन रेंज के अंदर मान लो मैंने दे दिया ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि जब मैंने रेंज के ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है तो जीरो से लेके उस वैल्यू तक जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ए में अभी 20 है तो ये रन होगा जीरो से लेके 19 तक। तो रेंज के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है उससे एक कम, जीरो से लेके इससे एक कम तक रन होता है। जैसे ए में अगर 20 दिया है मैंने तो ये रन होगा जीरो से लेके 19 तक। अगर ए में मेरा 100 होता तो ये रन होता जीरो से लेके 99 तक, राइट। ये रन कैसे होगा, ये देखो, इसमें लास्ट में मैं लिखूंगा अगेन सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर मारूंगा। मैं लिख दूंगा प्रिंट, जैसे मैं अपना मैं किसी का भी एक नाम लिख देता हूँ, चलो अगदास का नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ए में आ गया 20, फोर बी इन रेंज ए, ए में 20 है तो ये रन होगा जीरो से लेकर 19 तक, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बी को मिलेगा जीरो, ठीक है। इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा, फिर बी को मिलेगा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे मिलता रहेगा और ये चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में मिलेगा 19 और ये चलता रहेगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 टाइम्स रन होगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं, ये देखो 20 टाइम वही सेम चीज मेरी रिपीट हो गई, जबकि मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है उसको, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये लूप 20 बार इसको रन करेगा। तो इस तरीके से मेरी क्या होती है, इटरेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। ओके, तो जो हमने अभी डिस्कस किया है वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीक्वेंस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कि एक प्रॉपर ऑर्डर में एक के बाद एक जो स्टेटमेंट रन होती हैं उनको बोलते हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन सी स्टेटमेंट रन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो इफ एल्स वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का था मेरा, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाया गया है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है अभी सामने इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है कि आपकी प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऊपर से जो भी आपका रन हो रहा है, ठीक है, जो आपको ऊपर एरो दिख रही है सबसे ऊपर, कंडीशन से ऊपर जो आपको एरर दिख रही है उसका मतलब क्या है कि ऊपर से सीक्वेंस में रन होता हुआ आया आपका। इसके बाद एक कंडीशन आई, कंडीशन किससे चेक करते हैं हम, इफ से। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेट जो एक्शन वन वाली जो स्टेटमेंट थी वो रन हुई। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्शन टू वाली स्टेटमेंट से वो रन होंगी, ठीक है। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एक्शन वन वाली स्टेटमेंट रन होंगी या एक्शन टू वाली स्टेटमेंट रन होंगी। दोनों एक्शन वन और एक्शन टू एक साथ रन कभी भी नहीं होगा, दोनों में से एक ही रन होगा। और वो डिपेंड किस पे करेगा कि कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो आपको एग्जांपल दिख रहा है यही मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। मैंने प्रिंट ये कराया था कि वो अडल्ट है या नहीं है। जहाँ पे ये चेक करना है कि वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता 18 के बेसिस पे। तो यही सेम एग्जांपल आपका था, मैंने अभी जो आपको दिखाया करके। तो इटरेशन स्टेटमेंट्स अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि इसको लूपिंग भी बोलते हैं। हम इसके अंदर अगर कोई स्टेटमेंट्स मुझे बार बार रिपीट करनी है तो वो स्टेटमेंट मैं लूप के अंदर डाल देता हूँ, और जितने टाइम मेरा लूप चलेगा उतने ही टाइम वो स्टेटमेंट्स बार बार रन होती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक स्टूडेंट का नेम अभी प्रिंट करके दिखाया था आपको 20 टाइम्स, राइट। ये देखो, इसको भी
फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है कि पहले कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगी, वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फिर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगी। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये नीचे वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। हम जनरली दो टाइप के लूप यूज़ करते हैं, फोर और वाइल। फोर का एग्जांपल हमने अभी देखा था, वाइल का हम लोग आगे देख लेंगे। दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मेरा एरर एंड एक्सेप्शंस। देखो, जब आप पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें मिस्टेक्स ज़रूर होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि किस टाइप की मिस्टेक को किस टाइप का एरर बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमारे एरर्स जो हैं वो चार टाइप से हम लोग यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है सिंटैक्स एरर, दूसरा है सिमेंटिक एरर, तीसरा है लॉजिकल एरर और चौथा है मेरा रन टाइम एरर। एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब होता है कि किस तरीके से आप पाइथन की स्टेटमेंट्स को लिख रहे हो। देखो, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करने के रूल्स पहले से डिफाइंड हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही आपको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है, उन सब के रूल्स पहले से डिफाइंड होते हैं। कि जैसे अगर मेरी कोई स्टेट इंग्लिश की बात अगर मैं करूं, तो अगर कोई स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस में है तो उसके लिए हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। इज एम आर या वाज वर का यूज़ नहीं करेंगे फ्यूचर टेंस की स्टेटमेंट्स के लिए। तो सबके रूल्स डिफाइंड है कि फ्यूचर की स्टेटमेंट्स हैं तो शैल विल यूज़ करेंगे, पास्ट की स्टेटमेंट है तो वाज वर यूज़ करेंगे। राइट, तो ऐसे ही पाइथन के अंदर भी सारे रूल्स डिफाइंड हैं, उन रूल्स का फॉलो करके ही आपको प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी रूल मिस कर जाते हो, उस स्टेटमेंट को लिखने में रूल्स के हिसाब से गलती करते हो, तो वो जो एरर आता है उसको बोलते हैं हम सिंटैक्स एरर। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है कि जो मेरी पहली स्टेटमेंट है उसमें मैंने लिखा एन इक्वल टू इंट, ब्रैकेट ओपन किया है, फिर लिखा है इनपुट, फिर ब्रैकेट ओपन किया है, फिर एंटर एनी नंबर। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब आप ये देखो, जब मैंने दो ब्रैकेट ओपन किए थे, एक इंट के बाद एक इनपुट के बाद, लेकिन मैंने क्लोज एक ही किया है। ठीक है, जब दो ब्रैकेट ओपन है तो दो ही मुझे क्लोज करने पड़ेंगे, ये रूल बोलता है। लेकिन मैंने क्लोज एक ही किया है, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा एरर आएगा। तो इस टाइप के एरर को मैं बोलूंगा सिंटैक्स एरर। ठीक है, कि रूल्स के हिसाब से लिखने में गलती हुई है, इन एरर को बोलते हैं सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है मेरा सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक का मतलब होता है कि मीनिंग, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। राइट, कि जैसे देखने में बिल्कुल ठीक है, रूल्स के हिसाब से है, लेकिन उसका मीनिंग गलत निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं कि एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है सीता प्लेज पियानो। ठीक है, ये रूल्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जो भी इंग्लिश के रूल्स हैं उसको पूरा प्रॉपरली फॉलो जो है वो कर रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग भी बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है। वहीं इस स्टेटमेंट को अगर रिवर्स कर दें कि पियानो प्लेज सीता, पियानो प्लेज सीता, अब रूल्स के हिसाब से तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, जो भी इंग्लिश के रूल्स हैं उसके हिसाब से तो कोई एरर है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन जब आप इसका मीनिंग निकालोगे तो ऑब्वियसली कि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाएगी। ये रॉन्ग स्टेटमेंट कब हुई? जो इसका रूल था उसके हिसाब से नहीं, इसके मीनिंग के हिसाब से। तो सिमेंटिक एरर वो होते हैं कि जो हमारी पाइथन की स्टेटमेंट्स हैं वो एज पर रूल्स आपने लिखी हुई हैं, लेकिन उनका मीनिंग गलत निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं इसको। ओके, अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से है।
मैं लिखा हूँ 5 इक्वल टू एक्स। अब ये भी रूल के हिसाब से ये ना, इसमें वैसे अभी तक तो कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें देखो अब एरर आ गया, ठीक है। या इसके इसके अलावा जो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू जेड। आपको पता है पाइथन के अंदर जो असाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 5, तो राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले को मिलती है। तो मैंने लिखा अगर a इक्वल टू 5, तो 5 जो है वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x इंटू वाई इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब क्या है कि z की वैल्यू मिल रही है x मल्टीप्लाई वाई को। तो आप ये देखिए कि जो दो वैल्यू खुद मल्टीप्लाई हो रही हैं वो किसी तीसरी वैल्यू को स्टोर कैसे कर सकती है। तो इसका मीनिंग ही गलत है। अगर मैंने ऐसे लिखा होता z इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो ये ठीक होता कि x मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा और जो भी आउटपुट आएगा वो z के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैंने इसको उल्टा लिख दिया, तो रूल्स के हिसाब से सही है, लेकिन इसका जो भी मेरा मीनिंग है वो गलत निकल के आएगा, इसलिए ये सिमेंटिक एरर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा लॉजिकल एरर, ठीक है। मेरा बिल्कुल सब कुछ सही है, मेरा जो रूल्स के हिसाब से था मैंने वो भी लिखा है, उसका जो मीनिंग निकल के आना चाहिए था वो भी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल ऐसी एरर्स होती हैं जो आ जाती हैं, और वो क्यों आती है? क्योंकि हमने लॉजिक क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो गलत होता है। देखो क्या होता है कि हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं सो दैट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकें, राइट। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम थी कि मैं यूज़र से एज इनपुट लूँगा और एज के बेसिस पे मुझे ये बताना है कि मेरा जो कैंडिडेट है वो अडल्ट है या नहीं है, राइट। अगर मैं जब प्रोग्राम को रन करता हूँ और किसी ने अगर एज इनपुट दी है 25 और आउटपुट आ रहा है नॉट अ अडल्ट, तो ये क्या है? ना इसमें सिंटैक्स एरर है, ना इसमें सिमेंटिक एरर है। हमने गलती कहाँ की है? प्रोग्राम के लॉजिक लिखने में गलती की है, ठीक है। आना चाहिए था कि 25 साल का आदमी अडल्ट आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट आ रहा है नॉट अ अडल्ट। तो इसमें मेरे प्रोग्रामिंग की लॉजिक में गलती है, मेरे सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका था उसमें गलती है। तो इस टाइप के एरर्स को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर्स, ठीक है। जैसे मुझे प्रोग्राम मान लो मैंने एक बनाया था प्रोग्राम कैलकुलेटर का, ठीक है। तो यूज़र ने 2 नंबर इनपुट दिए, आउटपुट जो आना चाहिए था वो 2 नंबर्स का एडिशन आना चाहिए था। अगर 5 प्लस 6 दिया, ठीक है, आउटपुट आना चाहिए था 11। लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग करते टाइम प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया वहाँ पे, तो 5 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मेरे पास 30 आ रहा है। आना चाहिए था 11, एडिशन आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एरर्स। प्रोग्राम लिखते टाइम जब हम जो सॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके लॉजिक में हम गलती कर दें, तो उन एरर्स को बोलते हैं हम लॉजिकल एरर्स, ठीक है। ओके, लास्ट है मेरी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होती है कि सब कुछ सही है, आपका प्रोग्राम अच्छे से रन हो रहा है, लेकिन जब आप कोई वैल्यू इनपुट दे रहे हो उसके बाद एरर आ रही है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है डिवाइड बाय ज़ीरो एरर। डिवाइड बाय ज़ीरो एरर आपको पता है मैथ्स के अंदर भी, अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइंड आता है ना, कि हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी पाइथन की जो लैंग्वेज है उसमें अगर मैं किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ तो वो मेरा एरर शो करेगा। अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं दो नंबर्स को डिवाइड करूँगा, तो वो प्रोग्राम हमेशा सही रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, जब तक मैं डिवाइड बाय ज़ीरो वाला कंडीशन नहीं आ जाएगी। जब मुझे दो इनपुट देने हैं
दो नंबर्स मुझे इनपुट देने हैं और उनका आउटपुट क्या आएगा, दोनों का डिवीजन आएगा। तो अगर मैंने सेकंड नंबर जो है जिससे डिवाइड होना है वो जब तक मैं ज़ीरो नहीं दूंगा तब तक तो प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें ज़ीरो दे दिया तो उसमें एरर आ जाएगा और इसको बोलते हैं हम लोग रन टाइम एरर। ठीक है, कि जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा है उस टाइम पे जो एरर्स आती हैं उनको बोलते हैं हम रन टाइम एरर। ओके, नेक्स्ट है मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि आपने पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से रन किया, ठीक है, बहुत बड़े अच्छे से उसको डिज़ाइन किया है, सब कुछ लॉजिक वगैरह बिल्कुल सब कुछ सही है, राइट। तो आपको नहीं पता होता कि कई बार कई कैसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं जो कई बार आ जाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था डिवाइड बाय ज़ीरो वाला, मैं एक बार आपको वही वाला एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये वही वाला प्रोग्राम है मेरा छोटा सा, जिसमें मैं ये दो नंबर्स यूज़र से इनपुट लूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा और उसका आउटपुट जो है वो प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके, तो सबसे पहले ये मुझसे पहला नंबर इनपुट मांग रहा है। मान लो मैंने दे दिया 10, दूसरा दिया मैंने 5, आउटपुट आ गया मेरा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्रोग्राम हमेशा मैं रन करूंगा, आउटपुट बिल्कुल सही आता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 10 डिवाइड बाय मैंने ज़ीरो कर दिया, ठीक है, तो देखो एरर आ गया। ठीक है, डिवीजन बाय ज़ीरो वाला एरर मेरा यहाँ पे आ गया, राइट। अब मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, ये मुझे यही बताता है कि अगर कई बार ऐसे एरर्स होते हैं जिनका आप स्टार्टिंग में गैस कर भी नहीं सकते कि ऐसे एरर आ सकते हैं मेरे। तो अगर ऐसे एरर अगर आपके जनरेट होते हैं तो उस टाइम पे, जैसे अभी यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे ये एरर शो हुआ था, ऐसा एरर शो ना हो रेड वाला, आप खुद कुछ कस्टमाइज्ड कुछ प्रिंट करना चाहते हो ऐसी कंडीशन में कि कोई एरर अगर जनरेट हुआ है ऐसे वाला, जैसे डिवीजन बाय ज़ीरो वाला एरर जनरेट हुआ है, तो ऐसा रेड वाला एरर ना आए, आप खुद से एक प्रिंट स्टेटमेंट रन करना कर सको जिसमें आप जो भी कमांड जो भी टेक्स्ट लिखो वो एज इट इज आउटपुट में आ जाए। तो उसके लिए मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होती है। ठीक है, वो कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं, जैसे जहां पे आपको लगता है कि इस वाले कोड में मेरा एरर आ सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है, ठीक है, तो उस कोड को मैं एक अलग से ब्लॉक में डाल देता हूं जिसको बोलते हैं हम एक्सेप्ट। ओके, तो
जिस पार्ट में प्रोग्राम के आपको लगता है कि इसमें एरर आ सकती है, तो उसको मैं डाल देता हूँ ट्राई वाले ब्लॉक में, ट्राई, ठीक है, ट्राई वाले ब्लॉक में डाल देता हूँ। और जैसे ही उसमें एरर आएगी तो उस केस में मेरा एक्सेप्ट वाला रन हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि ये एक्सेप्ट वाले के नीचे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप्ड, ये तभी रन होगा जब जो ये डिवीजन वाला है इसमें कोई एरर आएगी, वरना हमेशा ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप, ये कभी रन नहीं होगी। ये सिर्फ तभी रन होगी जब मेरी इस डिवीजन वाले कोड में कोई एरर आएगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको। देखो मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रन हो जाएगा इजीली, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। 16 डिवाइड बाय 4, आंसर 4 आ गया, रन कर रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिखूंगा 4 डिवाइड बाय 0, सी इज नॉट, ओके, सी इज नॉट डिफाइंड, सी, ओके। ठीक है, तो अब मेरा क्या हुआ, कस्टमाइज्ड जो एरर था वो आया मेरा यहाँ पे। मेरा ये फालतू का रेड वाला जो एरर था वो नहीं आएगा, राइट। इसके अलावा भी आप यहाँ पे, ये तो सिर्फ मैंने प्रिंट कराया है, अगर आप यहाँ पे कुछ और भी कोई काम करना चाहते हो और कोई कोड लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और वो रन हो जाएगा। और वो रन कब होगा, जब मेरी इस डिवीजन वाले कोड के अंदर कोई एरर जनरेट होगी, तो एक्सेप्ट वाले के अंदर जो भी कुछ लिखोगे आप, जो भी कुछ, वो रन होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, तो मेरी सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। हमने अभी एग्जांपल देखा था थोड़े से टाइम पहले कि अगर मुझे कंडीशंस लिखनी है, कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट रन होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो वो हमने एग्जांपल देखा था और वो हमने किया था इफ के थ्रू, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इफ स्टेटमेंट विदाउट फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इफ स्टेटमेंट के बाद एल्स वाली स्टेटमेंट नहीं लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इफ लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये प्रिंट करना है, यूज़र से आपने एज इनपुट लिया, अगर उसकी एज 18 से ऊपर है तो आपको अडल्ट प्रिंट करना है, वरना कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, वरना कुछ प्रिंट नहीं करना है। तो आप सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट हो जाएगा अडल्ट, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा केस इफ विद एल्स, राइट। तो ये हमने एग्जांपल देखा था कि इफ और एल्स कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है मेरा इफ उसके साथ एलिफ। देखो कई बार क्या होता है कि हमें एक से ज़्यादा टाइप की कंडीशंस मैच करनी होती है, राइट। जैसे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 75% से ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कि इसकी डिस्टिंक्शन आई है, ठीक है। जिसके 60% से अबव होते हैं लेकिन 75 से कम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी फर्स्ट डिवीजन है ना। जिसके 50% से ज़्यादा होते हैं, 60 से कम होते हैं, उसकी सेकंड डिवीजन है। ऐसे डिविजन्स भी आपकी डिवाइडेड होती हैं, राइट। तो इसमें मेरी कंडीशन एक से ज़्यादा है, तो अगर मुझे सबसे पहले क्या चेक करूँगा कि इफ़ जो मार्क्स हैं
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो प्रिंट कर दूंगा मैं, क्या प्रिंट करूंगा, डिस्टिंक्शन। फिर चेक करूंगा एल इफ। एल इफ का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल इफ मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो अब मैं चेक करूंगा दूसरी कंडीशन। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ओके, यूजर से मैंने सबसे पहले उसके मार्क्स इनपुट में लिए हैं। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं इफ कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो क्या प्रिंट कर दूंगा, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन होगी इसकी। फिर एल इफ, इसका मतलब है कि अब दूसरी कंडीशन चेक करूंगा कि अगर वो ऊपर वाली कंडीशन मेरी ट्रू नहीं है तो मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, एल इफ। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है, कि वो 60 से ज्यादा है या उसके इक्वल है। एंड हमें दो कंडीशन चेक करनी है, एंड ए लेस देन 75, मतलब 60 से बड़ा हो एंड 75 से कम हो। तो ऐसे केस में सेमी कॉलन लगाऊंगा, मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, फिर एलिफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड ए लेस देन 60। 50 या उससे बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है, तो ऐसे केस में प्रिंट थर्ड और सेकंड डिवीजन। ठीक है, एलिफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड ए लेस देन 50, प्रिंट थर्ड डिवीजन। राइट, वरना एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, ये कंडीशन सारी आपको पता है। डिस्टिंक्शन, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो डिस्टिंक्शन प्रिंट हो जाए। अगर ए की वैल्यू 60 से बड़ा हो, 70 से छोटा हो तो फर्स्ट डिवीजन। अगर ए की वैल्यू 50 से बड़ी हो, 60 से छोटी हो तो सेकंड डिवीजन। अगर ए की वैल्यू 33 से बड़ी हो लेकिन 50 से छोटी हो, थर्ड डिवीजन। इसके अलावा कुछ हो तो फेल हो। राइट, तो जब मैंने एक से ज़्यादा कंडीशन चेक की है मैंने, तो क्या आया यहाँ पे, एल इफ मैंने यूज़ किया है बार बार। ठीक है, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले वो पूछ रहा है मुझसे एंटर मार्क्स। मार्क्स मैंने मान लो डाल दिए 80, क्या प्रिंट हुआ, डिस्टिंक्शन। इसको वापस से रन करता हूँ मैं, मार्क्स मैंने डाल दिए 62, क्या प्रिंट हुआ, फर्स्ट डिवीजन। मार्क्स मैंने डाल दिए 54, सेकेंड डिवीजन। मार्क्स मैंने डाल दिए 12, फेल। मार्क्स मैंने डाल दिए 45, थर्ड डिवीजन। राइट, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की कंडीशंस आपको एक के बाद एक लिखनी हो तो हम लोग एल एफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट था मेरा नेस्टेड इफ। नेस्टेड नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो
ओके, फॉर एग्जांपल कि जो आपका स्कूल है उसमें ये कंडीशन लिखी हुई है, आपके स्कूल ने ये कंडीशन रखी हुई है कि अगर किसी स्टूडेंट के 75% से अबव मार्क्स हैं और उसके मैथ्स में 90 से अबव मार्क्स हैं, तो उस केस में उसको एक ट्रॉफी मिलेगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान लो मैंने एक और यूजर से एक चीज और इनपुट ली है, एंटर मैथ्स मार्क्स। कंडीशन क्या है कि उसके 75 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, मतलब उसकी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके मैथ्स में 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उस केस में हम उसको एक अवार्ड देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने चेक किया, इफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू से 80 90 प्रिंट ट्रॉफी। एल्स सर कितनी देर और चलेगी क्लास? ट्यूशन में आना था। बस ये वाला हो जाए 2 मिनट और। ओके, देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इफ के अंदर इफ लिखा है। अब मतलब पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, जब उसके अंदर आएगा उसके अंदर मैंने दूसरी कंडीशन चेक की है। अब क्या है कि अगर 75 से ज़्यादा एग्रीगेट मार्क्स होंगे, वो ए के अंदर है। फिर मैंने चेक किया कि अगर बी के अंदर क्या है, मेरे मैथ्स के मार्क्स हैं, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो प्रिंट हो जाएगा ट्रॉफी। अगर उसके 90 से कम मार्क्स हैं उस केस में, तो उसका सिर्फ प्रिंट होगा डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्योंकि वो 75 से ज़्यादा तो है ही उसके, तो डिस्टिंक्शन इसलिए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके 75 से ज़्यादा होने के साथ साथ मैथ में भी 90 ज़्यादा होते तो उसका ट्रॉफी प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। मार्क्स मैं डाल देता हूँ, मान लो 89। मैथ्स के मार्क्स में डालता हूँ मान लो 91, तो प्रिंट हो गया ट्रॉफी। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे 78, तो इसकी डिस्टिंक्शन तो है ही, मैं इसके मैथ्स में डाल देता हूँ मान लो 70 मार्क्स, तो प्रिंट हो जाएगा सिर्फ डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हम इफ़ के अंदर जब इफ़ लिखेंगे तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, राइट। तो आज की क्लास में आपकी कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, आज की क्लास हम लोग अभी ख़त्म कर रहे हैं। सर लॉजिकल एरर। हाँ जी, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर। ओके ओके, देखो जैसे ये वाला एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ही। तो इसमें क्या है कि मैं चाहता क्या था कि अगर किसी का 75 से ज़्यादा मार्क्स हो तो उसको डिस्टिंक्शन मिले, और उसके साथ साथ अगर उसके मैथ्स में 90 से ज़्यादा मार्क्स हो तो उसको ट्रॉफी मिले। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, गलती से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह मैंने इसको कर दिया लेस देन। गलती से मैंने कर दिया ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूंगा, रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब मैंने इसमें मार्क्स डाले मान लो 78, मैंने मैथ्स के मार्क्स डाले 45, क्या आया, ट्रॉफी। जबकि आना क्या चाहिए था,
सिर्फ डिस्टिंक्शन। क्यों? क्योंकि उसके 78 मार्क्स तो है एग्रीगेट, लेकिन मैथ्स में 90 नहीं है, तो ट्रॉफी की जगह डिस्टिंक्शन आना चाहिए था। तो मैंने जब चेक किया तो सब कुछ सही है, लेकिन मेरे लॉजिक में गलती है। लॉजिक मतलब जो मैंने प्रोग्रामिंग की है उसको सॉल्व करने में, उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या कि ग्रेटर देन की जगह मैंने लेस देन लगा दिया। तो इस लॉजिक की वजह से, इस सॉल्यूशन निकालने के तरीके की वजह से मेरा रन तो हुआ, लेकिन आउटपुट सही नहीं आया, वो गलत आया। तो इस गलती को बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एरर। ठीक है? और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी। कंप्यूटर साइंस आपका मेन मेन है सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपको कोई चॉइस तो मिली नहीं है इसके अंदर। ये आपको हर स्टूडेंट को मिला है जो भी आपके 11th क्लास में है, हर स्टूडेंट के पास है। एडिशनल वो होता है जिसमें चॉइस होती है, जो सबके पास नहीं होता। तो आपका कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब वो तो आपकी चॉइस होती है लास्ट। वो तो आप देखो, वो तो आपकी चॉइस होती है कि आपको 6 में से बेस्ट ऑफ 5 कौन सा चूज करना है। आप मुझसे यहाँ पे ये पूछोगे कि एडिशनल कौन सा है, तो आपका कंप्यूटर साइंस आपका एडिशनल नहीं है। एडिशनल वो होते हैं जिसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप दो में से कोई एक चूज कर सकते हो, 3 में से एक चूज कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस यहाँ सबको मिला हुआ है, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है। कोई डाउट और किसी को आज की क्लास के रिगार्डिंग? चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। और अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखना। और आई थिंक सबके पास बुक होगी, सबने खरीद ली होगी। नहीं खरीदी तो खरीद लो। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं अब। ठीक है? बोर्ड की डेट शीट तो आ चुकी है मई में, आपकी एग्ज़ाम भी स्कूल वाले कभी भी हो सकते हैं। राइट? तो सिर्फ ये मत सोचना कि कोरोना चल रहा है तो कैसे ना कैसे करके आप पास हो जाओगे। हो भी सकता है कि आप पास हो जाओ, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो तो आपको 12th में कोरोना जो है वो बचाने नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो 11th क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन का पार्ट, वो 12th में कंटिन्यूड है। तो जब आपको यहाँ पे अच्छे से आएगा तभी आप 12th में कर पाओगे। अगर यहाँ आप छोड़ दोगे उसको या उसको लाइटली लोगे तो 12th में फिर समझ में नहीं आएगा। तो 12th में आपको स्कोर अच्छा करना है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पेशली पाइथन वाला जो पार्ट जो हम कर रहे हैं अभी, ये आपको अपना स्ट्रोंग कर लेना है अभी। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।